हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे से सब स्टडी कर रहे होंगे, है ना। चैप्टर 5 की हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपना काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में नंदा डायनेस्टी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, और अलेक्जेंडर के बारे में भी पढ़ चुके हैं जो कि ग्रीन एम्परर था। अब हम बात करते हैं माइटी मौर्यास की। देखो, मौर्यंस में सबसे जो बड़ा नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का आएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो उनके जो फिलोसफर हुए जो हमारे के, और जो उनके एडवाइज़र थे कौटिल्य जी, उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो कौटिल्य जी हैं उनका अगर हम देखें तो जो नंदा डायनेस्टी में जैसे हमने पढ़ा था, धनानंदा थे, उन्होंने उनकी एक बार इंसल्ट कर दी थी। ठीक है, उनके साथ उनके कुछ कहासुनी हो गई, उनको इंसल्ट कर दिया। तो तभी उन्होंने कौटिल्य जी ने ये ऐसे कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारे एम्पायर को ख़त्म करवा दूंगा, मतलब तुम्हारी डायनेस्टी को ख़त्म करवा दूंगा। तो उन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी उन सारी बातें कौटिल्य जी से की मानते थे। उन्हीं की जो थॉट था उसी के ऊपर वो अपना एम्पायर करते थे, हर चीज़ की एडवाइस उन्हीं से लेते थे। ठीक है, तो जो मौर्यंस को बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? कौटिल्य जी का रहा है। आफ्टर दैट ब्रीफ जर्नीज टू द नॉर्थ वेस्ट, लेट अस रिटर्न टू द मगधा। अभी देखो, जैसे हमने नंदा डायनेस्टी के बाद थोड़ा सा ग्रीक के बारे में पढ़ा था, ग्रीक एम्परर्स के, अलेक्जेंडर के बारे में, उससे वापस आते हैं और अपने जो मगधा के ऊपर वापस से आते हैं। ठीक है, मगधा के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखते हैं तो around 320 BCE, just a few years after Alexander left India with his army, a new dynasty and new empire emerged, that is Maurya Empire, founded by Chandragupta Maurya. It quickly absorbed the Nanda Empire's territories and went on expanding beyond. जो नंदास के किंगडम थे, जो उन्होंने कैप्चर कर रखे थे, कॉन्क्योर कर रखे थे, उनको तो अपने कंट्रोल में लिया ही लिया, और उसके साथ साथ और भी अपने एरिया को एक्सपेंड कर दिया। जो नंदास थे उन्होंने जो सेंट्रल मतलब मिडल वाला एरिया, हमारा जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, उसमें अपने ज़्यादा किंगडम कॉन्क्योर कर रखे थे। बट जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट का एरिया भी कवर किया, और साथ साथ में साउथ इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है उसमें भी अपना एक्सपेंशन किया। As many accounts, Chandragupta Maurya managed his feet with the help of able mentor named Kautilya. जो उन्होंने अपने पैर जमाए वो किसकी वजह से जमाए थे? उनके गुरु कौटिल्य जी की वजह से। Who used his knowledge of politics, governance and economics to create an empire that remains one of the greatest in the Indian history. उनके पास बहुत नॉलेज थी किस चीज़ की? पॉलिटिक्स की, गवर्नेंस की एंड इकोनॉमिक्स की, और किसी एम्पायर को क्रिएट करने की, जो कि उन्होंने करके दिखाया मौर्यंस के थ्रू। और हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एम्पायर जो कि मौर्यन एम्पायर से जाना जाता है, उसको बनाने में हेल्प किया। जैसे अभी कौटिल्य जी की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि एक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है, और ये जो वर्ल्ड रिनोव्ड तक्षशिला, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे। हिज लेजेंडरी टेल बिगिंस द कोर्ट ऑफ धनानंदा। उनकी जो स्टोरी थी किसकी कोर्ट से शुरू हुई थी? धनानंदा, जो कि सबसे अनपॉपुलर किंग रहे नंदा डायनेस्टी की। अब देखो, नंदा एम्पायर था हमारा, जो येलो वाला रीजन ये दिखाया गया है, तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे सेंट्रल नॉर्थ वाला जो एरिया है, जो कि प्रेजेंट डे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये वाला एरिया, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का ये सेंट्रल वाला एरिया है। बट जो साउथ ईस्ट, जैसे राजस्थान गुजरात वाला, जो करंट राजस्थान गुजरात वाला एरिया है साउथ वेस्ट का, वहाँ पर इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता। और इवन जो साउथ वाला एरिया है वो, उसमें भी इनका इतना इफेक्ट हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। देखो, अब ये येलो वाला एरिया देखो, हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब इन्होंने कितना ज़्यादा एक्सपेंशन किया है एरिया का।
ठीक है। ये जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन इन्होंने अपना राजस्थान, गुजरात, इवन जो आज के दिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, इवन जो ये साउथ इंडिया वाला महाराष्ट्र वाला एरिया है, मध्य प्रदेश वाला जो ये सारा ये नीचे तक का एरिया है, वो सब इन्होंने कवर कर लिया है। सी तो काफ़ी साउथ का भी काफ़ी पार्ट इसमें मौर्यन एम्पायर में कर लिया है। ठीक है। और कौटिल्य एडवाइस धनानंदा टू चेंज द वेज इन विटनेस टू कोलैप्स हिज एम्पायर, यानी धनानंदा को उन्होंने एडवाइस किया था कौटिल्य जी ने कि भाई अपना थोड़ा सा चेंज करो अपना बिहेवियर, और नहीं तो ये एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। तो धनानंदा बहुत एंग्री हो गए थे और उन्होंने उसको कोर्ट से बाहर निकाल दिया था और ये क्या बोल दिया था कि भाई उनको इंसल्ट किया, जिसकी वजह से कौटिल्य जी ने ये वो कर दिया, कसम खा ली थी कि इसको तो अब बिल्कुल मिट्टी में मिला देना है, लाइक इनको तो ख़त्म कर देना है। तो अब फिर बात करते हैं द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन एंड एडवेंचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बट देयर कॉमन थीम इज दैट, देखो ये एक ना पिक्चर दी गई है, मेगास्थनीज जो एक ट्रैवलर हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखी जो ऐसे बनाई हुई थी, जिसको अभी 20th सेंचुरी में किसने पेंट किया है, अशीत कुमार हल्दर ने इसको रीपेंट किया है। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। उन्होंने ओवरथ्रू किया था नंदास को एंड टू कंट्रोल ऑफ मगधा टू एस्टेब्लिश हिज रूल विद पाटलिपुत्र एज हिज कैपिटल, यानी उन्होंने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र को ही अपनी कैपिटल रखा था मौर्यंस ने भी। डू यू रिमेम्बर दैट मगधा हैड मैनी एडवांटेज बिकॉज ऑफ जियोग्राफी, ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो मगधा है वो बहुत ही फ्लरिश्ड क्यों था, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी की वजह से, वहाँ के फॉरेस्ट की वजह से, फर्टाइल लैंड की वजह से, एंड जो माइन हिल्स थे वो गुड सोर्सेस ऑफ आयरन की वजह से। अब ये देखो, ये एक तो उनको मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य जी को बहुत अच्छा एरिया मिला, दूसरा क्या मिला, एडवाइस ऑफ द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कौटिल्य, और दूसरा कौटिल्य की एडवाइस मिल गई। दैट हेल्प चंद्रगुप्त ग्रेजुअली एक्सपेंड द एम्पायर, इसने जो चंद्रगुप्त को बहुत हेल्प की अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। ही डिफीटेड ग्रीक स्ट्रैप्स बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो स्ट्रैप्स थे उनके, यानी जो उन्होंने अपने ऐसे कुछ टेरिटरीज में अपने जो ऑफिशियल्स छोड़े हुए थे उनको कॉन्क्योर करके, डिफीट करके, उन एरियाज को कॉन्क्योर करके अपने एम्पायर में उन्होंने मिला लिया था। और देखो नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन में भी अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया था। After Chandragupta Maurya defeated the Greeks, he maintained a diplomatic relationship with them. Like जब उन्होंने ग्रीक्स को हरा दिया था, तो ऐसे नहीं है कि उनके साथ अब उनकी वो हो गई थी, लाइक लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब उन्होंने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के मतलब ऐसे अच्छी बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया था, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उनके साथ इस्टेब्लिश किए थे। एंड होस्टेड इन हिज कोर्ट अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट, और उनके ग्रीक हिस्टोरियन को अपने कोर्ट में भी जगह दी थी, लाइक उनको भी एक पद दे दिया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। who wrote about his travel in India in the book Indica, और जो मेगास्थनीज थे उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। The first such written account unfortunately lost except for some excerpts quoted by later Greek scholars. अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये एक इकलौता अकाउंट था, मतलब रिटर्न प्रूफ था जो कि ख़त्म हो चुका है, लॉस्ट हो गया था, बट कुछ और अदर जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनके साथ के, उन्होंने कुछ पार्ट्स उसके अपनी राइटिंग्स में लिख दिए हैं, बताए उनके बारे में। अब बात करते हैं जो कौटिल्य's कंसेप्ट ऑफ किंगडम, लाइक जो कौटिल्य जी थे उनकी क्या नीति थी, वो किसी भी एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में उनकी क्या नीति, उनका विजन क्या था। कौटिल्य हैड अ क्लियर विजन ऑफ हाउ अ किंगडम यानी राज्य शुड बी एस्टेब्लिश्ड, मैनेज्ड एंड कंसोलिडेट, मतलब उसके क्लियर विजन थे, वो बिल्कुल क्लियर फोकस्ड पर्सन था कि किसी भी राज्य को कैसे एस्टेब्लिश करना, उसको मैनेज करना और कंसोलिडेट करना। इन हिज फेमस बुक वर्क दैट इज अर्थशास्त्र, उनके बहुत ही फेमस बुक भी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स।
ही लिस्टेड डायरेक्टिव्स इन मैनी एरियाज लाइक डिफेंस, उन्होंने उसके बारे में डिफेंस के बारे में भी लिखा हुआ है कि भाई अपने एरिया को डिफेंस कैसे करना है, डिफेंड कैसे करना है। इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, पीपल वेलफेयर, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिक कंसेप्ट इज सप्तांगा और द 7 पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम। सप्तांगा यानी जो 7 पार्ट्स बताए हैं किसी भी किंगडम को कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में, ये उन्होंने उनका जो मेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था। देखो ये हम बात करते हैं, यहाँ पे जो 7 पार्ट्स है ये दिए गए हैं, यहाँ पे इनके बारे में हम बात करते हैं। जो किंग है, जो स्वामी है, उसे क्या क्या करना है। द 7 पीपल, जो 7 इम्पोर्टेंट पर्सन है, सब 7 अंग हैं, जो सप्तांग मतलब 7 अंग किसी भी किंगडम के कौन है। सबसे पहले स्वामी द किंग, फिर द टेरिटरी ऑफ द स्टेट अलोंग विद द पॉपुलेशन इनहेबिटेड इट, मतलब जो उसके गांव, उसके लाइक किंगडम के पीपल, जो जनपद यानी सबसे लोवेस्ट लेवल तक के पीपल। फिर क्या है, द ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स, मिनिस्टर एंड अदर हाई ऑफिशियल्स, यानी जो कॉमन पब्लिक भी बहुत उतने इम्पोर्टेंट है, प्लस जो काउंसलर ऑफिशियल्स हैं वो भी एक किंगडम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको वो अमात्या बोलते थे। दूसरा, फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज, यानी दुर्ग किले बनवाना जो उस एम्पायर की पावर को शो करते हैं। और फिर द ट्रेजर ऑफ द और द वेल्थ ऑफ द किंगडम, यानी कोष, खजाना, ये भी किंगडम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब ज़रूरी है। द एलीज यानी मित्र, आसपास के जो किंगडम है उनसे मित्रता बना के रखना, जो राजा हैं उनसे मित्रता बना के रखना। जैसे हमने ग्रीक का भी देखा था ना, इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखे थे ग्रीक्स के साथ। और फिर 7th वन है द फोर्स ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी दंड एंड पनिशमेंट। लाइक अगर कोई लो रूल बनाना, किसी भी किंगडम को रन करने के लिए रूल बनाना कि जो पीपल है क्या कर, जैसे हम अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज दी गई हैं, ऐसे ही वो भी क्या कहते थे कि रूल्स बनाने हैं किसी भी किंगडम को चलाने के लिए। प्लस हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ डिफेंस लाइक एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्स चाहिए, जो कि लॉ ब्रेक करने वालों को फिर पनिशमेंट भी डिसाइड की गई थी। हाँ, अब ये सप्तांगास थे, हमने पढ़ लिया सप्तांगास क्या थे। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो सप्तांगा टुगेदर मस्ट क्रिएट अ सेटल वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रोस्पेरस किंगडम टू बी मेंटेन बोथ थ्रू वेलफेयर एंड थ्रू अलायंस फॉर पीस एंड इन केस में बी एज द केस में बी। अब ये कहते हैं कि केस के अनुसार मतलब शांति से, भाईचारे से किंगडम को सेटल करना है, उसके वेलफेयर के बारे में सोचना है। कौटिल्य जी कहते थे जो सप्तंग है यानी सातों के 7 अंग बहुत ज़्यादा जरूरी हैं किसी भी किंगडम को सेटल करने के लिए, वेल प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोस्पेरिटी मतलब उसका नाम कमाने के लिए। ही emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, जोर डाला था। विच नेसेसिटेट अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। He also detailed many laws to deal with corruption and specific punishment for any activities that went against the well-being of the people, मतलब उन्होंने कुछ कुछ पनिशमेंट भी डिसाइड की थी और कुछ कुछ लॉ भी बनाए थे करप्शन को ख़त्म करने के लिए, और पनिशमेंट भी डिसाइड की कि इनके लिए जो ऐसी एक्टिविटीज़ में जो पीपल इन्वॉल्व होते थे जो कि बाकी लोगों की भलाई के अगेंस्ट होते थे, यानी वो जो इंसान दूसरों की भलाई के अगेंस्ट में जो काम करते थे, एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते थे, उनके लिए उन्होंने पनिशमेंट भी डिसाइड की थी। अब कौटिल्य जी के बारे में कुछ और भी बताया गया है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य का एक ये है कि एम्परर था, ब्रेव था, ये आ जाएगा। बट जो नीति चल रही थी वो किसकी थी, सारी कौटिल्य जी की, इसलिए कौटिल्य जी के बारे में ज्यादा पढ़ना है हमें यहाँ पे। किंग, जो कौटिल्य जी क्या कहते थे, A king shall increase his power by promoting the welfare of the people. कौटिल्य का मानना था कि जो किंग है वो अपनी पावर को कैसे बढ़ा सकता है, अपने लोगों की भलाई करके।
फोर पावर कम्स फ्रॉम द कंट्री साइड, और जो पावर है वो कहाँ से आएगी, कंट्री साइड से, मतलब विलेज एरिया से, यानी जो कि उस किंगडम के लोवेस्ट यूनिट से, विच इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें वहीं से बिल्ड करनी है। एंड द किंग शैल शो स्पेशल फेवर टू दोज इन द कंट्री साइड, और उन कंट्री साइड वाले पीपल के लिए, उन विलेजर्स के लिए, रूरल पीपल के लिए किंग को स्पेशल फेवर करना चाहिए। हु डू थिंग्स विच बेनिफिट द पीपल, उन्हें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे लोगों की भलाई हो, सच एज बिल्डिंग एम्बैंकमेंट और रोड ब्रिजेस, जैसे लोगों के लिए भलाई के लिए उन्हें एम्बैंकमेंट बनवानी चाहिए, बिल्डिंग्स बनवानी चाहिए, रोड ब्रिजेस बनवाने चाहिए, सुंदर सुंदर ब्यूटीफाइंग विलेज, और हेल्प टू प्रोटेक्ट देम, सुंदर से विलेज बनवाएं, फिर उनको प्रोटेक्ट करना है। हम आगे बात करते हैं। Kautilya's central philosophy of governance is in tune with Indian values. Like जो कौटिल्य की philosophy थी वो किसके according थी, Indian values के according. In the happiness of his subject, like the king's happiness, in their welfare, his welfare, and he shall not consider as good only that which please him, but treat as beneficial to him whatever please to his subject. Like अभी कहते हैं कि जो हमारी इंडियन नीति है, वैल्यू है, इंडियन वैल्यूज हैं, उन्हीं के बेस पे कौटिल्य जी की फिलोसफी भी थी कि जो किंग होता है उसकी खुशी अपनी प्रजा की खुशी में है। द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, लाइक उसके जो सब्जेक्ट है, लाइक उनके जो पीपल हैं, उन्हीं की खुशी में राजा की खुशी है, उन्हीं की भलाई में राजा की भलाई है। और ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीज हिम, अब वो उन्हीं के लिए अच्छा नहीं, उन्हीं के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो उन्हीं को अच्छा ना माने, जो उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, बट सबको ऐसे काम करें जैसे सबको खुशी हो। In other words, however powerful a king may be, he must give first place to the people's interest. यानी अगर इन शॉर्ट हम कहें तो वो जो कौटिल्य जी थे वो क्या कहते थे कि जो किंग होता है ही मस्ट गिव फर्स्ट प्लेस टू द पीपल्स हैप्पी इंटरेस्ट, यानी लोगों की इंटरेस्ट में ही उसका फर्स्ट, मतलब वो सब हमेशा लोगों के इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर माने, लाइक लोगों की, अपने प्रजा की भलाई को ही सबसे ऊपर माने। ठीक है। द किंग हु, अब ऐसे इसी डायनेस्टीज में मौर्यन डायनेस्टी में ही आगे बढ़ते हैं, और एक और राजा होता है जिसका नाम था अशोका, जो कि चंद्रगुप्त जी का ग्रैंडसन था। इन्होंने राज किया था 268 BCE से 223 BCE तक, लाइक अप्रोक्सीमेट 34 ईयर्स तक। ये बहुत ही ज्यादा महान राजा हुए हैं। द ग्रेट सम्राट के नाम से भी बोला जाता है अशोका। ठीक है। हु केम टू क्रेडिट हिज विद मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस अचीवमेंट, इन्होंने रिलीजियस अचीवमेंट में भी बहुत ज्यादा काम, लाइक रिलीजन के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द रीजन अशोका वॉज क्वाइट एम्बिशियस, यानी शुरू में तो जो अशोका थे वो बहुत एम्बिशियस थे, यानी अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, बट ही हैड इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर, उनको विरासत में कितना बड़ा एम्पायर मिल गया था, लाइक जो उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इतने बड़ा एम्पायर उनके लिए खड़ा करके दिया था, बट फर्दर एक्सपेंडेड इट टू कवर द ऑलमोस्ट एंटायरिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द साउदर्न मोस्ट रीजन। अब इन्होंने काफी बड़ा एरिया कवर कर लिया था, सिर्फ साउथ वाला एरिया ही बचा हुआ था। अब यह एक पिक्चर दिखाई है जिसमें किंग अशोका विजिट कर रहे हैं रामाग्रम स्तूपा के लिए, जो कि नेपाल में है, और ये सांची के स्तूप में ये पिक्चर दिखाई गई, सांची स्तूपा पर ये पिक्चर दिखाई गई, किंग अशोका की है। आज अब हम आगे बात करते हैं। उन्होंने काफी एरिया कवर कर लिया था, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बट सिर्फ ये जो एरिया बचा था तो ये हमारा साउथ वाला पार्ट का बचा था। और
सॉरी, हाँ, साफ कवर कर लिया था। साउथ इंडिया वाला कुछ पार्ट बचा था जो हमने मैप के थ्रू ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑन वन एनकाउंटर हाउएवर इज सेड टू हैव चेंज द पाथ ऑफ हिज लाइफ। हाँ, उसकी लाइफ में एक ऐसे इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो एक बैटल उन्होंने एक कलिंगा में, जो मॉडर्न डे में उड़ीसा वाला एरिया है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कलिंगा में वहाँ वॉर थी, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई इवन वो जीत गए थे, लेकिन फिर भी उनको ना उस डिस्ट्रक्शन से, उस मैसेज से उनको इतना ज़्यादा पेन हुआ, उनको इतना ज़्यादा उन्होंने पेन फील किया कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे गिव अप कर दिया कि मैं आज के बाद लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो उस कलिंगा के वॉर ने उनकी लाइफ बिल्कुल हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज एडिक्ट्स, एडिक्ट्स क्या होते हैं, ऑफिशियल डिक्लेरेशन के लिए। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे कि जो अशोका थे उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस करवा रखे हैं, लाइक हमें जगह जगह उनके रिटन एविडेंसेस मिल रहे हैं। वो ऑफिशियली अनाउंस करवाते थे, डिक्लेयर करवाते थे, यानी जो इश्यूज, जो डिफरेंट अपनी अथॉरिटीज थे उनके थ्रू इशू करवाते थे, पिलर्स पे लिखवाते थे, स्तूपों पे लिखवाते थे अपनी से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स को। तो उनमें हमें उनमें इस वॉर के बारे में लिखा गया है। Where he waged a furious war, seeing the enormous amount of death and destruction on the battlefield, Ashoka chose to give up violence and to the greatest extent possible adopt the path of peace and non-violence that the Buddha taught। यानी उन्होंने वॉर से गिव अप कर दिया और जहाँ तक पॉसिबल हो सके उन्होंने वायलेंस से ही गिव अप कर दिया, और पीस का पाथ, नॉन वायलेंस, पीस का जो पाथ है अहिंसा, शांति, ये जो बुद्धास की टीचिंग है इनको फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, embracing Buddhist teaching, Ashoka sent emissaries to the Sri Lanka, Thailand, Central Asia and beyond to spread the message of the Buddha far and wide। देखो, अब उन्होंने वो इतना ज़्यादा यानी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने इस बुद्धास की टीचिंग्स को, यानी जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स को एक्सपेंड करने के लिए, उनका फैलाव करने के लिए मिस्ट्रीज को भी भेजा। यानी मिस्ट्रीज क्या होते हैं, वो पीपल, वो इंसान जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ज्ञान देते हैं, लाइक उनको फॉलो करने के लिए। एक किस्म से अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट शायद सही वर्ड नहीं है। समवन सेंड देखो यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन सॉरी, समवन सेंट ऑन अ स्पेशल मिशन ऑफन ऑफ अ डिप्लोमेटिक नेचर, यानी डिस्कस करके, ठीक है, लोगों के साथ डिस्कस करके लोगों को इनकी टीचिंग्स, लोगों तक इनकी टीचिंग इम्पार्ट करने का काम जो करते हैं उनको एमिसरीज बोला जाता है। और उन्होंने अपनी एमिसरीज कौन कौन सी कंट्री में भेजी, श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया एंड इसके आसपास के और भी एरियाज में, और उन्होंने जाके बुद्धा की टीचिंग्स के या बुद्धा के मैसेजेस को स्प्रेड किया वर्ल्ड वाइड। Historians have sometimes called Ashoka a great communicator। अशोका को ग्रेट कम्युनिकेटर भी बोला गया, सिंस ही issued many parts of the empire edicts graved on rocks and pillars। जैसे भी मैंने आपको बताया, उनको ग्रेट कम्युनिकेटर भी बोला गया था क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर्स को, अपने उनको एडिक्ट्स को यानी अपने ऑर्डर्स को इनग्रेव किया था, खुदवा दिया था, किस पर, रॉक्स और पिलर्स पर, दैट कंटेन हिज मैसेज फॉर द पीपल एंड एनकरेज देम टू फॉलो द धर्मा। और उन्होंने अपने एरिया के, अपने किंगडम के नहीं, इवन पूरे दुनिया में लोगों को ये मतलब वो किया था कि धर्मा को फॉलो करने के लिए एनकरेज किया था। मोस्ट ऑफ दीज एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड इन प्राकृत। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जो इनके जो एडिक्ट्स थे यानी जो रिटन ऑर्डर्स इशू किए गए थे वो किस लैंग्वेज में करे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत क्या है, एक बोल चाल की भाषा थी उस टाइम पर, जो कि संस्कृत से काफ़ी इजी थी। जैसे अगर हम अब भाषा और बोली की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लो हरियाणवी और हिंदी का, लाइक जो हिंदी भाषा है और हरियाणवी क्या है, एक बोली है।
तो उस टाइम पे जो संस्कृत थी वो टफ थी थोड़ी सी, और जो आम बोल चाल में जो भाषा यूज करते थे लोग, वो कौन सी भाषा करते थे? प्राकृत भाषा यूज करते थे। तो लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अशोका ने अपने एडिक्ट्स निकाले थे वो कौन सी लैंग्वेज में बनवाए थे? प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। ठीक है, अब ये we have referred to the प्राकृत language written in Brahmi. What does this mean? हाँ, ये बताया गया कि जो प्राकृत है प्राकृत लैंग्वेज के बारे में, उसके बारे में बताया गया, लैंग्वेज के बारे में। अब देखो इनके जो मेजर एडिक्ट्स हमें मिले हैं रॉक्स पर, इनकी जो टीचिंग हमें कहाँ कहाँ मिली है? मानेसहेरा में मिली है, कंधार में मिली है, कालसी में मिली है, ठीक है, धौली में, गिरनार में, और माइनर तो बहुत जगह मिली है, जैसे बैरात में, मासूकी में, और ब्रह्मागिरी में। पिलर एडिक्ट्स मिले हमें सारनाथ पे, मेरठ में, ठीक है, ऐसे। और इसके अलावा भी हमें लुम्बिनी में भी, सांची में भी पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, यानी इन्होंने बहुत जगह रिटर्न इनके एडिक्ट्स निकाले थे जो कि पिलर्स पर, रॉक्स पर इंस्क्राइब किए गए थे। इससे ये पता चलता है कि जो अशोका थे वो कैसे थे? गुड कम्युनिकेटर, ग्रेट कम्युनिकेटर इवन। इन हिज एडिक्ट्स अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवनाम प्रिया और देवनाम प्रिया प्यादशी, मतलब जो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, मतलब जो देवनाम प्रिया का मतलब क्या होता है? बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी भगवान का प्यारा। वन, और प्यादशी मतलब वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, और दूसरों को जो काइंडनेस के साथ देखता है, जो दूसरों के प्रति दया भाव रखता है। पियादसी मतलब, तो वो अपने आप को पियादसी बोलता था क्योंकि वो दूसरों के प्रति काइंड नेचर रखता था, ठीक है। नॉन वायलेंस पे उन्होंने बहुत ज्यादा encourage किया था। And indeed the language of the edict make it clear that he was interested in depicting himself a benevolent and compensate ruler। और वो जो उन्होंने देखो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने जो लैंग्वेज यूज की थी, प्राकृत लैंग्वेज यूज की थी। इससे ये पता चलता है कि बहुत ही वो एक काइंड और दयालु, मतलब दयालु राजा थे, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। अभी देखो ये कुछ उनके ये हम देखते हैं दिल्ली में जो गिरनार में इनकी इस तरह के स्तूपास पे, पिलर्स पे उनकी टीचिंग्स लिखी गई है। Although some southern kingdom were not part of the Mauryan kingdom, Ashoka supported for their well-being also। Like देखो अब इन जो टीचिंग्स मिली हैं उनमें हमने जो एडिक्ट्स मिले हैं उनमें हमने देखा है कि जो अशोका ने लिखवाया है कि जो साउथ इंडिया वाला पार्ट जो कि उनके एम्पायर का हिस्सा नहीं है, वो उनकी भी भलाई चाहते हैं। और ही क्लेम मेडिकल केयर फॉर द पीपल एंड एनिमल इवन बियॉन्ड हिज एम्पायर। उन्होंने कहा हम उनको भी मेडिकल फैसिलिटी देंगे जो हमारे एम्पायर का पार्ट नहीं है। एंड प्रोहिबिटेड हंटिंग एंड क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड ऑर्डर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी। और इवन लोगों के सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हंटिंग वगैरह को बैन किया, प्रोहिबिट किया, एनिमल्स की क्रुएलिटी को भी प्रोहिबिट किया। और ये ऑर्डर निकाले कि जब ऐसे जानवरों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इफ सो अशोका वॉज अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नेचर कंजर्वेशन। अगर इससे ये क्या पता चलता है कि जो नेचर को कंजर्व करने वाला, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने वाला, तो कंजर्व करने में अशोका का भी सबसे शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लाइक इनको कंजर्व करने का टाइम था, उसमें शुरुआत कहाँ से हुई है? तो हम कह सकते हैं जो मौर्यन एम्पायर थे उसमें जो किंग अशोका थे उन्होंने नेचर को कंजर्व करने और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में काम किया है। उन्होंने ही हैड एस्टेब्लिश रेस्ट हाउसेस, उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवाए, वेल्स बनवाए, ठीक है, और रोड बनवाए, रोड के उस वहाँ पे शेड के लिए ट्री लगवाए, छायादार ट्री लगवाए, फ्रूट्स वाले ट्री लगवाए। और ही क्लेम टू एनकरेज ऑल सेक्ट्स, यानी उन्होंने सभी धर्मों के थॉट ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट को जो हमें डिफरेंट हैं उनको एक्सेप्ट किया। और ये बताया कि वो एक दूसरे से
कि जो सभी धर्म थे, लाइक जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सबकी बेस्ट टीचिंग को उन्होंने अडॉप्ट किया और उनके बारे में स्टडी किया. Although we need to not take all Ashoka's claim literally, it is clear that in the line Kautilya's philosophy of governance, he paid attention to the welfare of his subject and made effort to reach out of them. अब ये कहते हैं, देखो हम सारी बातों को चलो छोड़ो, लेकिन हम इन लाइनों से ये क्लियर कर सकते हैं जो कौटिल्य की फिलोसफी को उन्होंने बहुत माना, यानी वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किए गए हैं. अब देखो ये है, जैसे उन्होंने अपने एडिक्ट्स में अशोका के एक इंस्ट्रक्शन में पता चला है कि जो उनके सोल्जर्स वगैरह थे उनके लिए भी उन्होंने एक बार, ऑफिशियल्स थे उनके लिए उन्होंने लिखा था, बाय ऑर्डर ऑफ द बिलोव्ड ऑफ द गॉड. इस मतलब क्या हुआ, बिलोव्ड ऑफ द गॉड मतलब किंग अशोका, यानी किंग अशोका के ऑर्डर हैं. द ऑफिसर्स एंड द सिटी मजिस्ट्रेट आर टू बी इंस्ट्रक्टेड थस, जिसमें किसके लिए वो ऑर्डर लिखे गए हैं, ऑफिसर्स और सिटी मजिस्ट्रेट के लिए. यू आर इन चार्ज ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ लिविंग बींग, आपको बहुत ज़्यादा लोगों के, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लिविंग बींग के इंचार्ज हो आप. यू शुड गेन द अफेक्शन ऑफ देम, आप ऑफ मैन, लाइक आप उनका प्यार हासिल करें. ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सारे इंसान मेरे बच्चे हैं. एंड जस्ट आई डिजायर माई चिल्ड्रन दे शुड ऑब्टेन welfare and happiness both in the world and the next, and I same do I desire for all men. देखो वो कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, all men are my children and I just desire for my children, और मैं उनके लिए क्या चाहता हूँ कि उनको उनकी भलाई और वो खुश रहें in this world and the next, यानी इस जीवन में भी और नेक्स्ट में भी. द सेम डू आई डिजायर फॉर ऑल मैन, ये सब के लिए मैं चाहता हूँ. यू शुड स्ट्राइव टू प्रैक्टिस इम्पार्शली, आप प्रैक्टिस इम्पार्शली मतलब आप बिना पार्शियलिटी के अपना काम करो. द रूट ऑफ ऑल दिस टू बी इवन टेम्पर्ड, और जो भी आप भी अपना काम कर रहे हो वो इवन टेम्पर होके, मतलब एक शांत माइंड से. इवन टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, बिना क्रोध किए, शांति से, ठीक है. एंड नोट रेश, रेश क्या होता है, केयरलेस होना. नोट रेश मतलब केयरफुल होके काम करें. दिस इंस्क्रिप्शन हैज बीन इनग्रेव्ड हेयर इन ऑर्डर दैट द सिटी मजिस्ट्रेट शुड एट ऑल टाइम सी इट द मैन एंड नेवर इम्प्रेजेंट और टॉर्चर्ड विदाउट गुड रीजन, यानी वो इसलिए ऑर्डर किए गए हैं कि जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो लोगों का वेलफेयर के लिए काम करे और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर ना करे और बहुत ज़्यादा हार्श इम्प्रेजेंट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट ना दे, अगर उसके लिए कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड रीजन ना हो तो. एंड फॉर दिस पर्पज आई शेल सेंड आउट ऑन आर टू वन ऑन टूर एवरी 5 years एन ऑफिसर हु इज नॉट सीवियर और हार्श. इसका चेक रखने के लिए मैं हर 5 साल में ऑफिसर्स को भेजूंगा जो कि ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे, हार्श नहीं होंगे. हु हैविंग इन्वेस्टिगेट द मैटर, जो कंप्लीट मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे. सेल सी दैट दे कैरी आउट बाय इंस्ट्रक्शंस, और ये देखेंगे कि क्या जो राजा की इंस्ट्रक्शन है वो सारी फॉलो हो रही हैं क्या नहीं. ठीक है, तो इससे हम बात कर सकते हैं. देखो जो मॉडर्न डे में हम चीज़ें देखते हैं उसके कंपेयर में हम देखें तो अशोका जी थे वो किस तरह से अपने एरिया को, इतने बड़े एरिया को गवर्नर करते थे. द मौर्य एम्पायर गवर्न करते थे. द मौर्य एम्पायर कॉन्टिन्यूड फॉर हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोकाज डेथ, यानी वो इतना, देखो उनके टाइम में इतना ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था. और देखो वो किसी से दुश्मनी वाला एटीट्यूड तो रख ही नहीं रहे थे, सबकी भलाई के लिए काम कर रहे थे. उनकी डेथ के 50 साल बाद तक भी मौर्य एम्पायर ऐसे ही कंटिन्यू हुआ था. ठीक है. However, his successors were unable to hold the empire together and many of them of the smaller kingdom broke off and became independent. अब जो उसके सक्सेसर आए थे वो इतने ज़्यादा उस को होल्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए से उसमें से छोटे छोटे किंगडम अपना अलग हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे. एंड अराउंड 185 BC इंडिया स्टार्टेड ऑन अनदर फेज ऑफ द जर्नी. अब उसके बाद नए एम्पायर की शुरुआत हुई थी और जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं. भविष्य और ध्रुव भी हमारे साथ नेक्स्ट चैप्टर में जुड़ने वाले हैं.
अभी इसी में हम बात करते हैं लाइफ इन मौर्यन पीरियड, यानी जो मौर्यंस के टाइम में लोगों की लाइफ कैसी थी। सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर बसलिंग सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स। वही जो पाटलिपुत्र यानी कैपिटल सिटी थी, तो वहाँ पे खूब सारा जो मेजर एक्टिविटी है वहीं से होती थी। दे हैड पैलेसेस, बिल्डिंग प्लेसेस, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, इनका बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड थी। मौर्यन एम्पायर कैसा एम्पायर था, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था। एंड ब्रिस्क ट्रेड था, ट्रेड भी बहुत अच्छे खासा था। ट्रेजरी रिमेन स्ट्रॉन्ग, धन तो बहुत था। फ्यूलिंग द एम्पायर्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, जिससे जो एम्पायर की ग्रोथ भी हो रही थी और उसकी प्रोस्पेरिटी भी बढ़ रही थी। ऑफिशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मर्चेंट्स एंड आर्टिशियन प्ले की रोल्स इन द सिटी लाइफ। अब इसको जो मेंटेन करने में जो ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मर्चेंट्स थे और आर्टिशियंस थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब देखो ये इंस्क्रिप्शन की पिक्चर यहाँ पे दी गई है। सोहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू द 4th-3rd century BC is one of the India earliest known administrative record. Discovery of Sohagura, Uttar Pradesh. It is written in Prakrit using the Brahmi script and is believed to have been issued during the reign of Chandragupta Maurya. The inscription mentioned the establishment of a granary to store grain on as a precaution against famines, highlighting the state's effort to ensure food security and support its people during times of crisis. देखो कितना अच्छा है। ये जो एक रिटन एविडेंस हमें मिला है, इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि उत्तर प्रदेश में मिली है, प्राकृत भाषा में ही मिली है, स्क्रिप्ट में मिली है ये। तो इसमें क्या लिखा गया है कि यहाँ पे एक नई ग्रेनरी मतलब स्टोर हाउस बनाएंगे जो उसको अन्न को, अनाज को, लाइक गेहूं चावल जिसको स्टोर करेंगे, किसके लिए, ड्राउट की कंडीशन के लिए, फेमाइंस की कंडीशन के लिए। इससे ये दिखाया जाता है कि जो स्टेट है, सिटी है, कैपिटल है, वो फूड सिक्योरिटी के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्राइसिस के टाइम पे, ड्राउट्स के टाइम पे, डिजास्टर के टाइम पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए कैसे काम कर रही थी उस टाइम पर भी। Megasthenes account also throw some light on the society of that time. A substantial proportion of the population was engaged in agriculture. मतलब एक अच्छा खासा जो पार्ट था सोसाइटी का वो किस में इन्वॉल्व था, एग्रीकल्चर में, विच वॉज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द एम्पायर। जो एग्रीकल्चर अच्छा खासा आ रहा था तो उससे जो रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। 2 crops वर सोन इन अ ईयर, एक साल में 2 crops ग्रो की जाती थी। एज रेन फेल इन बोथ समर एंड विंटर, क्योंकि उस टाइम पे समर और विंटर दोनों टाइम रेन होती थी। दिस इंश्योर दैट फेमाइंस वर रेयर एंड पीपल हैड एम्पल फूड। साल में 2 बार वो फूड तैयार कर लेते थे, इससे सरप्लस फूड ग्रो करता था। तो फेमाइंस वगैरह की कंडीशन में भी वो अपना अच्छे से मैनेज कर लेते थे। ग्रेनरीज वर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवन इवेंचुअलिटीज, लाइक जो ग्रेनरीज थी, स्टोर हाउस थे, उनमें इतना खासा अच्छा अनाज तो रखा जाता था। अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, कोई ड्राउट सेफमाइंस की कंडीशन होती है, तो वो फूड के साथ मैनेज कर सकते थे। इवन इफ वॉर रेग्ड नियर बाय, फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट एंड एग्रीकल्चर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड। अब अगर कोई आसपास वॉर भी होता था, उसके टाइम पे भी फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाता था और एग्रीकल्चर को के काम को, के एक्टिविटीज को डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाता था। इसके अलावा हमने देख लिया, एक ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर था, दूसरा ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स और अदर आर्टिशियंस also live in the cities. The cities were well planned and had signage on the streets, like signage on the streets. मेन होल्स वगैरह भी थे स्ट्रीट्स में और साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगे होते थे, वेल प्लान थे। कम्युनिकेशन हैपेंड थ्रू कोरियर्स हु कैरिड मैसेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुरियर्स होते थे जो मैसेज को लेके जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। द हाउसेज वर मेड अप ऑफ वुड एंड कुड बी अप टू 2 story, 2 मंजिला हाउसेस होते थे, लकड़ी के बने होते थे। द स्ट्रीट हैड वेजल्स ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन केस ऑफ फायर, यानी जो गलियों में दूर दूर ऐसे
फिक्स इंटरवल पर, कुछ ऐसे रेगुलर इंटरवल पर वेसल्स, कुछ पानी के वेसल्स, बर्तन लाइक मटके या टैंक्स कुछ ऐसे बनवा के रखे हुए थे कि फायर की कंडीशन हो अगर और वाटर की ज़रूरत हो तो सबसे एसेसिबल हों वो। लेटर अकाउंट डिस्क्राइब द कॉटन ड्रेसेस पीपल वोर, और कुछ अकाउंट्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, एविडेंसेस अकाउंट मतलब एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो पीपल हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे। A lower garment that reached below the knee halfway down to ankles and upper garment that they threw over their shoulders, जो ऊपर वाला वो शोल्जर्स के थ्रू पहनते थे अपने कंधों से, और नीचे वाले जो होते थे वो कुछ ऐसे हाफ नी से नीचे जाते थे एंकल्स तक। सम वर लेदर शूज विद डिजाइंस एंड थिक सोल्स टू मेक देम लुक टॉलर, यानी थोड़ी हील वाले जो थिक सोल होता था जिससे उनकी लेंथ ज़्यादा लगती थी, और लेदर के शूज़ पहनते थे, ठीक है। Wear the hat of a historian. Look carefully at artist facts presented on the spread of the next page that concludes can you draw about people and life during Maurya, यानी ये सब जो बातें बताई गई हैं क्या उनके बेस पे आप किसी उसको ड्रॉ कर सकते हो कि मौर्यंस के टाइम पे वो ऐसे कॉमन जो पीपल हैं ऐसे ड्रेसअप और ऐसे कपड़े पहनते होंगे। अब बात करते हैं हाउ एज many messages for us apart from the beauty and perfection of the sculptures and in fine example of Mauryan art, यानी हमें ये जो टीचिंग्स मिली है इनके अलावा वहाँ की ब्यूटी के अलावा हमें बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स भी मिलेंगे, यानी जो फाइन आर्ट थी, जो आर्ट थी उस टाइम पे उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। देखो ये जो पिक्चर है ये देखो, द मौर्याज वर रिन्यूड फॉर देयर हाईली पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स एज कैन बी सीन इन द कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर, जो सारनाथ में हमें सारनाथ पिलर के ऊपर ये इस तरह का एक स्कल्पचर मिल जाएगा जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फाइन आर्ट का काम किया जाता था। This capital, a word which here means top portion of the head, was the top of a pillar that Ashoka got erected at Sarnath, यानी एक पिलर के ऊपर इस तरह का ये दिखाया गया है नियर द वाराणसी वेयर द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग, और ये कहाँ बनाया गया है, वाराणसी में जहाँ पे बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी। द 4 लोयंस सिम्बोलाइज द रॉयल पावर, और जो ये लोयंस है 3 हमें दिख रहे हैं, एक इनकी बैक साइड में है, ये किस चीज को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं। ऑन द रिंग बिलो 4 पावरफुल एनिमल्स, और ये जो रिंग है ये नीचे वाला जो राउंड वाला प्लेस है जिसपे 4 लोयन है, इस पे आप इस राउंड वाले उस पे देखोगे तो 4 चीजें हमें दिखेंगे, एनिमल दिखेंगे, एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड 1 मोर लोयन are depicted along with the धर्म चक्र और wheel of the dharma which symbolize the Buddha's teaching, यानी ये एक धर्म चक्र है, इसके साथ साथ 4 एनिमल और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये सारनाथ टेम्पल पर है और ये हमारा आज के दिन इंडियन एम्बलम भी है। सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्याज लाइफ एंड पीपल, लाइक यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ कुछ मौर्यंस की लाइफ के बारे में। टेराकोटा फिगरेन ऑफ अ फीमेल डाइटी, ठीक है, एक फीमेल गॉडेस की यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है जो कि टेराकोटा से बनी हुई है। ये भी टेराकोटा फिगराइन ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ठीक है, एक नाचती हुई मतलब डांसिंग गर्ल की फोटो पिक्चर मिली है, ठीक है। ये फीमेल डाइटी यक्षी होल्डिंग अ फ्लाई विस्क, ठीक है, ये फीमेल डाइटी जो कि ऐसे हाथ में एक फ्लाइंग विस्क को लिए हुए हैं। ये भी टेराकोटा सप्तमंत्रिकाज और 7 मदर गोडेस की मातृकाज की फोटो बनाई गई है। यहाँ पे भी हेड ऑफ अ टेराकोटा हॉर्स, एक हॉर्स का हेड यहाँ पे बनाया गया। देखो कितनी फाइन आर्ट है, ऐसे आँख, फेस, इसमें देखो बाल इवन ज्वेलरी कितने से बनाई गई है। अब उसके टाइम वहाँ उस टाइम तो इतनी ज़्यादा मशीन भी नहीं थी, तो कैसे देखो लोगों ने इतना कितने उसके साथ ये पैशन के साथ काम किया गया होगा। ये देखो सांची स्तूपा की है, इस पे भी कितनी फाइन आर्ट का काम हो रखा है। स्टोन स्ट्रक्चर ग्रेट स्तूपा एट सांची इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। Note that the original structure was made of bricks and was later enlarged using stone. Ashoka is said to have constructed many such stupas, chaityas
एंड विहाराज फॉर वर्शिप, स्टडी एंड मेडिटेशन, यानी स्टडी के लिए, मेडिटेशन के लिए, वर्शिप के लिए उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह की जो बिल्डिंग्स है बनवाई हुई थी। ये रॉक कट, ये जो क्या है, एक एलिफेंट केव है, रॉक स्कल्पचर्स है ऑफ अ लाइफ साइज एलिफेंट इन धौली इन द प्रेजेंट डे उड़ीसा। देखो आगे से इसकी फेस की कटिंग कैसे की गई है कि एलिफेंट की शेप की गई है। ये भी एक रॉक से बना हुआ स्कल्पचर है। ये बुद्धा की इंटेलिजेंट, पावर, पेशेंस और काम को दिखाता है। एन एडिक्ट ऑफ अशोका वॉज इनग्रेव्ड ऑन अ रॉक नियर बाई, और इसी के पास में ही, इसी रॉक के आसपास जो अशोका की कुछ एडिक्ट्स भी यहाँ पे इनग्रेव यानी खोदे गए हैं। अब देखो ये फोटो से तो हम काफ़ी फेमिलियर हैं, क्योंकि ये हमारे नेशनल एम्बलम की पिक्चर है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, यानी ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स लाइक, सत्य की हमेशा जीत होती है। बिसाइड द धर्म चक्र डिपिक्टेड द सेंटर ऑफ आर नेशनल फ्लैग, ये जो हमारे नेशनल फ्लैग से यहाँ पे धर्म चक्र लिया गया है। द मोटो कम्स फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, और जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, इसका मोटो यानी ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं। मुंडका उपनिषद, हमारे वेद, पुराण और उपनिषद होते हैं ऐसे, यानी जो हमारे रिटन टेक्स्ट है उसमें एक टेक्स्ट है मुंडका उपनिषद, उसी से ये वर्ड्स लिए गए हैं। इट रीड्स सत्यमेव जयते नानरियातम, दैट इज ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स नॉट फॉल्सहुड। ठीक है, हमेशा सच की जीत होती है। Notice the different symbol of the coins. Can you guess what are any of the symbol in the coins below might mean? देखो यहाँ पे अलग अलग सिंबल हैं, तो इनसे हम क्या गैस कर सकते हैं। हो सकता है इनकी वैल्यू लिखी रहे यहाँ पे, जैसे हमारे कॉइन्स पे हो। अ होड ऑफ मौर्यन पंच मार्क्ड कॉइन्स, अ पंच मार्क कॉइन ऑफ अशोका, अशोका के पंच मार्क्ड कॉइन यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखो आंदा स्तूपा पे जो बीच में पिक्चर है उसको आंदा बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट द यूनिवर्स एंड इज ऑफन बिल्ड टू हाउस सेक्रेड रेलिक्स, जो रेलिक्स हैं भगवान बुद्धा के, उनके उसके जो हाउसेस हैं उनके ऊपर बनाई जाती है। पीपल वॉक अराउंड इट इन अ सर्कल एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, यानी प्रदक्षिणा करते हैं, इसके चारों तरफ फेरी देते हैं, जो हमने नॉर्मली बोलते हैं। द फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर, you will hear in higher grades about past mighty empires elsewhere in the world, such as Roman and Persian, the Ottoman, the Spanish, the Russian, the British Empire, and so on. All of them are long gone, but historians keep debating the cause of their decline. One of those causes we saw is the temptation for some of the empire's region to try and become independent, यानी कुछ अपने आप को independent कर लेते हैं, धीरे धीरे वो empire खत्म हो जाता है। This could happen if, example, emperor need more resources for long military campaign, or in times of drought, local ruler would be burdened with increased demand for tribute, leading to resentment, or if a powerful emperor was followed by one perceived to be weak, local king or chieftains might simply decide to take a chance to stop paying tribute. वे कहते हैं जैसे मान लो अगर डिमांड बढ़ जाती है आर्मी वगैरह को मेंटेन करने के लिए, तो जो बर्डन आता है वो किस पे आता है, जो छोटे किंग्स होते हैं, जो पब्लिक होती है उस पे आता है। तो कई बार तो उससे दुखी होकर वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। अगर राजा अगर वीक होता है, सक्सेसर वीक है राजा के, तो भी वो ऐसे चांस लेते हैं कि ट्रिब्यूट ना पे करें, स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट, और जिससे क्या होता है डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इससे बड़े बड़े एम्पायर को भी अगर इस तरह की कंडीशन आती हैं तो होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। as together as Alexander experienced, far of his territories are often too first to split away from the empire. Finally, economic crisis caused by natural calamities could also shake an empire structure, यानी धीरे धीरे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है, तो वो एम्पायर फर्दर मैनेज नहीं हो पाता है। Empires are therefore sometimes of a paradox. On the one hand, they can bring about political unity, as the Mauryan Empire did to almost the entire subcontinent, and reduce or eliminate warfare among the smaller kingdom. यानी कुछ कुछ एक पैराडॉक्स है, एक साइड तो हम ये कह रहे हैं उनमें पॉलिटिकल यूनिटी होती थी, जैसे मौर्यंस में है,
जो अपने एरिया को स्मॉलर जो ऑलमोस्ट एंड उनके अंदर थे, सारे सब कंटिनेंट उनके अंडर में था, एंड रिड्यूस और एलिमिनेट वॉरफेयर अमंग द स्मॉलर किंगडम, और वो छोटे किंगडम्स के बीच में वॉरफेयर नहीं रखते थे, वेल मैनेज एम्पायर करते थे, और प्रोस्पेरिटी ग्रेटर प्रोस्पेरिटी देन स्मॉलर वार्निंग किंगडम. On the other hand, empires have almost always been established through war and have maintained their existence. दूसरी तरफ हम देखो, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो राजा हैं वो क्या करते थे, वारफेयर, सॉरी कुड नॉट बी, यहाँ क्या था ना कि जो वारफेयर करते थे, ठीक है, रिड्यूस और एलिमिनेट वॉरफेयर, यानी जैसे मौर्य था कि जो छोटे किंगडम्स में लड़ाई झगड़ों को रोकते थे, वार को रोकते थे. दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वॉर करते थे, ठीक है, और अपने एरिया को एग्जिस्ट करवा के रखने के लिए भी वॉर करते थे. ठीक है, यहीं पे ये टाइमलाइन दिखाई गई है, जैसे 600 BCE, यानी जो हमारी 2025 वाली लाइन है जहाँ 0 से शुरू हुई है, उससे 600 साल पहले महाजनपद थे, वो 500 सालों तक रहे. फिर अजात शत्रु नाम का किंग वहाँ हुआ, नंदा डायनेसिटी का. फिर वो नंदाज रहे हमारे 321 तक, ठीक है. उसके बीच में महापद्मानंदा और ये धनानंदा ये सब आए. फिर 321 BC से चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री हुई, और वो कब तक रहे, मौर्यज रहे हमारे 321 BC से 185 BCE तक. तो यहाँ तक की टाइमलाइन से हम सारे एम्पायर्स को पढ़ चुके हैं. आज की वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आई होप आप सबको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन मिल गई है. फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में इतना ही. अभी अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं पीछे वाले चैप्टर्स की, तो आप वहां से देख सकते हो. हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री का भी हमारा 70% सिलेबस कवर हो चुका है. बस 2 से 3 क्लासेस और रहेंगी हिस्ट्री की. फिर हम इकोनॉमिक्स पर और सिविक्स पर बात करने वाले हैं. आप मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं, ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साथ साथ रिवाइज करते चलें. ताकि